हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट की और हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे 6.1 केसेस इन क्लास 12th। तो सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। तो इससे पहले हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा था, है ना। इससे पहले का जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है वो है मैट्रिसेस। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता था उसी का सिर्फ हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इन सब पे अभी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसी का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो मैट्रिसेस होता था, मैट्रिसेस में क्या होता था कि हम लोग कोई उसका वैल्यू नहीं निकाल पाते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होगा, कोई ना कोई हम लोग वैल्यू निकाल के लाएंगे, ठीक है ना। यानी डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या देगा, कोई हमें स्केलर वैल्यू देगा, कोई हमें नंबर देगा। जब उसको डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई नंबर देगा, जैसे -2, 3, 4, 0 हो सकता है। तो इस तरह से कोई हमें नंबर देगा डिटर्मिनेंट। लेकिन मैट्रिसेस को हम लोग सॉल्व नहीं करते थे, सॉल्व नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। मैट्रिसेस में जो भी आंसर आता था वो मैट्रिसेस के फॉर्म में ही आता था, ठीक है। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है इस तरह से, तो वो आंसर जो है कि मैट्रिसेस के फॉर्म में ही दे सकता है ना, 3, 6। तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, किस मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक चीजें तो क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स में क्या होगा कि कितना भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसमें जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा, तभी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिसेस में कितना भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है मैट्रिसेस में। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा हमेशा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो देखो, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट आर determinants are always स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिर्फ डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है ना। और ये क्या देगा, गिव्स अ स्केलर वैल्यू, यानी कि डिटर्मिनेंट जो है कि सॉल्व करके एक स्केलर वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि रिप्रेजेंट किससे करना है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि देखो, जैसे मान लो कि कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स दिया है 2, 4, 5, 6, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें दिखाना है, तो ऐसे लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके डिटर्मिनेंट को हमें लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे 2, 4, 5 और 6। ये जो दो पैरेलल लाइन के बीच में ये जो हमने नंबर लिखा है, ये जो पैरेलल लाइन के बीच में नंबर लिखा है इसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे, ठीक है ना। जबकि रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ये लिखा हो तो क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को जो है हम लोग रेक्टेंगल ब्रैकेट से लिखते हैं। तो मैट्रिसेस में क्या होता था कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है। मैट्रिसेस सिर्फ नंबर का अरेंजमेंट है, किसमें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे इस तरह का ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट पे हम लोग पैरेलल से दिखाते हैं ना। पैरेलल लाइन है इस तरह से, इसके बीच में हमने कुछ नंबर रख रखा है और इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इस पे भी आते हैं। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट की, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, देखो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर बोलने का मतलब ये हुआ कि एक रो और एक कॉलम होगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया ए, ठीक है, और इसमें ले लिया हमने क्या 7। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का है, तो 1 क्रॉस 1 का है। तो क्या इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, इसके बीच में नंबर रख देंगे 7,
ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू वही होगा जो डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा होगा, यानी कि 7 जो अंदर है वही हो जाएगा। किसका, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं b और इसमें हमने ले लिया -5, ठीक है। ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिख लिया मैंने, -5, इसका आंसर -5 ही होगा। 21 ऑर्डर का है तो 1 क्रॉस 1 का है, ये भी 1 क्रॉस 1 का है। तो ये मॉडुलस नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो जब फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो जो डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर होगा उसी को हम लोग उसी को लिख देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व हम लोग इस तरह से करते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर को, सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर बोलने का क्या मतलब हुआ, सेकंड ऑर्डर बोलने का मतलब ये हुआ कि 2 रो और 2 कॉलम होगा, है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलने का मतलब ये हुआ कि 2 रो और 2 कॉलम होगा, ठीक है। देखो मान लो कि हमने एक डिटर्मिनेंट लिया a, ठीक है, और इसके अंदर नंबर ले लेते हैं a, b, c एंड d, एक जनरल डिटर्मिनेंट इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए इसका तरीका ये है कि आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, यानी कि a इंटू डी, और फिर बीच में आपको माइनस का ही साइन देना है, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है c इंटू बी, इस तरह से। तो ये सॉल्व हो गया, तो ये जो भी वैल्यूज देगा वही इस डिटर्मिनेंट का आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। तो एग्जांपल करने से पहले हम लोग ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज का ही एग्जांपल उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का, एक्सरसाइज 6.1 का कुछ एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे मान लो पहला लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग, कुछ डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ उसको इवेल्युएट करना, वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ 7, 5 और -2 और 3, ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप इसको कुछ मान लो, चलो हमने a मान लिया डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना, अभी मैंने आपको बताया था, है ना, कैसे मल्टीप्लाई करना, ऊपर से नीचे। तो 7 3 7 इंटू 3, फिर बीच में माइनस का ही साइन देना है, फिर -2 इंटू 5, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू 5, तो इसको सॉल्व कर देंगे। 7 3 21 और ये माइनस माइनस प्लस और 5 2 10 आ जाएगा, यानी कि 31 इसका आंसर हो गया, है ना। तो ये डिटर्मिनेंट एक वैल्यू निकाल के दिया आपको। तो वैल्यू आपका नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे मान लो इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखा है, चलो इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और cos अल्फा, cos अल्फा, इसको सॉल्व करना है। ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट है, किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यानी cos अल्फा इंटू cos अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर बीच में माइनस का ही साइन देना है, फिर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको हम लोग cos 2 अल्फा बोल सकते हैं क्योंकि इसी का ये फार्मूला है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। देखो इसका हम लोग अगर कौन सा कर ले, 6 नंबर कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट का 6 कर लेते हैं। तो मैं इसको मिटा दूं, है ना, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखो ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूं, ठीक है ना, कि सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, और फिर हम लोग थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पे बात करेंगे। और हमारे सिलेबस में 3 क्रॉस 3 ऑर्डर तक का ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नंबर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, और नीचे दिया है x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है। तो चलो कुछ डिटर्मिनेंट मान लेते हैं, चलो a हमने मान लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे,
ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इस तरह से, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और इनटू में एक्स प्लस वन, फिर माइनस देंगे, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इस तरह से। अच्छा, अब इन दोनों में आप देखो क्या कॉमन है, एक्स प्लस वन कॉमन, तो एक्स प्लस वन हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बच जाएगा। यहाँ माइनस तो माइनस का साइन देंगे, एक्स प्लस वन हमने कॉमन लिया है, तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होगा, यानी कि माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस था इसलिए साइन चेंज हुआ। इसमें से कुछ कटेगा तो नहीं, तो इसको सॉल्व कर दे तो एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस टू एक्स और प्लस का टू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, या फिर और फैक्टराइज करके दिया होगा तो उसी फॉर्म में दे देंगे। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट का 6 नंबर, अच्छा इसने मल्टीप्लाई करके आंसर दिया, तो कोई बात नहीं, आप भी मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस टू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे छूट गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स छूट गया, है ना, प्लस टू एक्स भी। तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, अब यहाँ पे माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कट जाएगा और प्लस का टू, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है ना, और 2 क्रॉस 2 का हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो सभी को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसका एक और कर लेते हैं हम लोग, 7 नंबर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेते हैं, तो बहुत ही आसान है, 2 क्रॉस 2 को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अभी हम लोग सीखेंगे 3 क्रॉस 3 का भी सीखेंगे। चलो फर्स्ट का 7 नंबर देखो, फर्स्ट का 7 नंबर, इसमें लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, और सी प्लस आयोटा डी, और फिर है माइनस सी प्लस आयोटा डी, माइनस सी प्लस आयोटा डी, और ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, इस तरह से दिया हुआ है। चलो इसको हमने डिटर्मिनेंट ए मान लिया, सॉल्व करना है, क्या करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस आयोटा बी और फिर इनटू में ए माइनस आयोटा बी, फिर माइनस, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सी प्लस आयोटा डी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी के जैसा दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा बी का होल स्क्वायर, आयोटा बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस, ऐसे करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी प्लस आयोटा डी, यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस आयोटा डी। अब यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। फिलहाल इस पे बात करें तो ए स्क्वायर, आई का स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा और इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे सी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आई का स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो प्लस 1 हो जाएगा इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। तो बस ये हो गया सॉल्व। अब इसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसी फॉर्म में आंसर हमें छोड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का 7 नंबर था, ठीक है ना, फर्स्ट का 7 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए, तो इसी तरह से क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें 9 नंबर पे, कि फर्स्ट का 9 नंबर पे बात करें, तो यहां देखो, इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 और 4 2, एक मैट्रिक्स दिया हुआ इस तरह से, तो लिखा है सो दैट हमें ये प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इसके डिटर्मिनेंट को पहले हम लोग निकालेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं 2a, फिर हम लोग 4a निकालेंगे। तो देखो, अगर हम लोग बात करें 2a की, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा किसमें, मैट्रिक्स a में, है ना, मैट्रिक्स a 1 2 4 और 2। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे क्या पढ़े थे हम लोग, मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज जो हम लोग क्या पढ़े हैं, कि कोई भी स्केलर नंबर से अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे ये सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो, यानी कि 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा।
अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। तो कितना आएगा ये, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो कितना आ जाएगा 32 माइनस 8 है ना, तो 8 4 12 2 24 आ जाएगा। तो -24 इसका वैल्यू आया, किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का। तो ये हमारा LHS था। अब RHS सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो RHS क्या है, RHS है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो यहां लिखेंगे 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो a जो मैट्रिसेस लिखा है इसको डिटर्मिनेंट में डाल देंगे 1 2 और 4 2। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा 4 और 2 माइनस 8 तो -6 और 6 चौको 24 -24। तो हम लोगों ने क्या देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS आया, दोनों आया 24 और ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 10 नंबर है वो बिल्कुल फर्स्ट का 9 नंबर जैसा है, तो ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो इसमें लिखा है राइट द माइनर एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। देखो जब हम लोग 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें माइनर और कोफैक्टर की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे माइनर और कोफैक्टर, उसके बाद हम लोग 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखेंगे। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किससे, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं माइनर पे कि माइनर क्या होता है। देखो अगर आपके सामने कोई एक डिटर्मिनेंट दिया हो, चलो हमने मान लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, ठीक है। इस तरह से कोई एक डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है और माइनर को यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से कि M ऑफ IJ, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जितना भी एलिमेंट होगा डिटर्मिनेंट का, जितना भी एलिमेंट है सभी के कॉरस्पॉन्डिंग एक माइनर जरूर होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये जो एलिमेंट है A11 तो इसका माइनर क्या होगा, तो इसका भी एक माइनर होगा। सभी एलिमेंट का एक माइनर होगा। क्या होता है माइनर, इस पे बात करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ माइनर ऑफ A11 का माइनर बताओ क्या होगा, तो A11 के माइनर को हम लोग M ऑफ 11 बोलेंगे, ठीक है। अच्छा होता क्या है, तो ये होता है डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, तो जिस एलिमेंट का आप माइनर निकालना चाहते हो उसके रो को और उसके कॉलम को गायब कर दो, तो जो बचेगा, जो एलिमेंट बचेगा उसको डिटर्मिनेंट में लिख दो, यही इसका माइनर होता है। तो यहां पे लिखेंगे A22, इसके हमने रो को और इसके कॉलम को हमने बिल्कुल गायब कर दिया, तो क्या बचा A22 A23 A23 और A32 और A33। तो इसको अब हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो M11 निकल जाएगा, यानी कि A11 जो एलिमेंट है उसका माइनर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अगर माइनर किसी ने A12 पूछा, माइनर ऑफ A12, तो क्या लिखेंगे, तो M ऑफ 12 बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी एक डिटर्मिनेंट होगा। किसका डिटर्मिनेंट होगा, तो A12 का जो रो होगा और जो कॉलम होगा उसको ढक देंगे, तो इसके रो को ढक दो और इसके कॉलम को ढक दो, तो ढकोगे जैसे ही तो ये 4 एलिमेंट बच जाएगा। A21 उसको डिटर्मिनेंट में लिख दो, A23 A31 और A33, ठीक है। हमने इसके कॉलम को ढका, हमने इसके रो को ढका, तो ये जो 4 एलिमेंट बच गए उसको हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिया। तो यही क्या है, माइनर है किसका, A12 का। तो इस तरह से कितना माइनर निकाल सकते हैं, तो जितना एलिमेंट है सबका माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि 9 एलिमेंट है टोटल, तो टोटल 9 माइनर निकाला जा सकता है। जैसे मान लो एक आध और पूछ लेते हैं, माइनर ऑफ, चलो हमने आपसे पूछा कि बताओ A31 का माइनर क्या होगा, A31, तो आप क्या बोलोगे, इसको वो M31 बोलेंगे, M31। तो ये क्या होगा, ये भी एक डिटर्मिनेंट होगा, किसका, तो A31 के कॉलम को A31 के रो को ढक देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, तो इन्हीं चारों को लिखेंगे, तो A12 A13
और A22 और A23, ठीक है। तो ये इसका माइनर हो गया। इसका मतलब ये हो कि सभी एलिमेंट का माइनर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये माइनर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर की। तो आप देखो, अब बात करते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम लोग C ऑफ ij से डिनोट करते हैं। C ऑफ ij इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, -1 टू द पावर i प्लस j और इंटू में mij, इंटू में ये माइनर वाला ij, ठीक है। ये फार्मूला होता है कोफैक्टर का। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं, आई और जे समझते हो, है ना। आई रो है, ये कॉलम वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे मान लो, तो इसका मतलब ये हो कि कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट का निकलेगा, बिल्कुल जिस तरह से माइनर हमने हर एक एलिमेंट का निकाला, उसी तरह से कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट का निकलेगा। जैसे मान लो A11 का हमें कोफैक्टर निकालना है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि कोफैक्टर ऑफ A11। मान लो हमें A11 का कोफैक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, C11 लिखेंगे, क्योंकि A11 मतलब C11 निकालना है, ठीक है ना। A11 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, जो माइनर होगा उस माइनर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के पावर i प्लस जे। तो -1 के पावर, अब देखो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा और इंटू m ऑफ 1 1 हो जाएगा, क्योंकि i और j दोनों 1 है। तो बस ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, -1 के पावर 2 और -1 के पावर 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि m ऑफ 1 1 आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि A11 का जो कोफैक्टर होगा M11 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोफैक्टर ऑफ हमने A12 पूछा, तो क्या बोलोगे, तो बोलेंगे C12 होगा, C12। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -1 के पावर 1 + 2 आ जाएगा और m ऑफ 1 2 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, -1 के पावर 3, तो माइनस आ जाएगा, यानी कि ऑड नंबर आ रहा है तो आगे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। माइनस ऑफ M12 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मान लो कोफैक्टर ऑफ A12 की जगह हम A13 पूछे, क्या बोलोगे, C13 हो जाएगा, किसके बराबर होगा, -1 के पावर 1 + 3 इंटू m ऑफ 13 के बराबर होगा, ठीक है ना। सभी ये फॉर्मूला से लिख रहे हैं। तो बताओ, -1 के पावर कितना, 4, तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ m ऑफ 13 बचेगा। तो इस तरह से कितना कोफैक्टर निकाला जा सकता है, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जा सकता है। तो कोफैक्टर और माइनर में हम लोग क्या डिफरेंस देख रहे हैं, तो देखो, जो माइनर होता है वो रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचता है, उसी का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, वही हमारा माइनर होता है। लेकिन जो कोफैक्टर होता है वो होता क्या है कि माइनर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, -1 के पावर i प्लस जे से, सही है। तो कभी +1 मिलता है, कभी -1 मिलता है, कभी +1 तो कभी -1। अब कब +1 मिलता है, कब माइनस मिलता है, इस पे बात करते हैं। तो देखो, नेगेटिव नंबर पे अगर ऑड नंबर आए तब तो नेगेटिव मिलेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर पे अगर इवन आ जाए तो पॉजिटिव होगा, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि i प्लस जे इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर इवन आता है तो कोफैक्टर पॉजिटिव आएगा, और अगर i प्लस जे दोनों को ऐड करने के बाद ऑड आता है तो कोफैक्टर उसका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखो, यहाँ पे 1 1 है, तो 1 + 1 2 होगा, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे A12 है, तो 1 और 2 को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 1 + 2 3 आएगा। 3 ऑड नंबर है, तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। अब देखो, A13 है, तो जोड़ने के बाद इवन आएगा, तो इसका कोफैक्टर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूं आपसे, कि बताओ कि कोफैक्टर ऑफ अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ 3 1 का कोफैक्टर क्या आएगा, तो आप बोलोगे तो बहुत ही आसान है, 3 + 1 4 आएगा। 4 आएगा मतलब पॉजिटिव में होगा, तो पॉजिटिव में M13 बोल देंगे, M31, है ना। जो यहाँ पे नंबर है, जो एलिमेंट है, उसी का माइनर होगा, लेकिन आगे पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर इवन नंबर आ रहा है, इसलिए, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आ गया कि अच्छा, कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ये तो समझ गए। लेकिन ये हम लोग पढ़े किस लिए, ये हम लोग इसलिए पढ़े ताकि 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो पहले हम लोग इसमें जो हमारे बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं, ताकि कुछ हमें सीखने को मिल जाए इसी से एग्जाम्पल। देखो,
राइट द, जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसी पे बेस्ड है, माइनर और कोफैक्टर पे। उसने बोला है राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम इन द फॉलोइंग डिटरमिनेंट एंड इवैल्यूएट देम। देखो क्वेश्चन ये बोला है, मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर ही लोगे। 4 9 7, ठीक है, 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 4 5, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डिटरमिनेंट है। अब बोला ये क्या है कि आप माइनर और कोफैक्टर बताइए किसका, तो उसने बोला कि ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम के हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर बताना है। तो सेकंड कॉलम कौन सा हुआ, ये हुआ है ना, ये आपका हुआ सेकंड कॉलम। इसी सेकंड कॉलम का सभी एलिमेंट का माइनर बताना है, कोफैक्टर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले माइनर पे बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे माइनर ऑफ किसका, 9 का। तो ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये है A12 है, ठीक है ना। A12 मतलब 9 हो गया, सही है ना, जो कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड कॉलम, ठीक है। तो बताओ 9 का कोफैक्टर कैसे माइनर कैसे निकालेंगे। तो जिसका हमें माइनर निकालना है उसके रो को ढक देंगे, उसके कॉलम को ढक दो, जो बच गया उसको डिटरमिनेंट में लिख दो, यानी कि 5 7 4 और 5, ठीक है। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 माइनस 7 चौके 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, -3 आ गया। तो माइनर ऑफ A12 आ गया -3। अच्छा, अब हमें माइनर ऑफ इसका निकालना है, तो ये कौन सा नंबर होगा, माइनर ऑफ ये कौन सा कहलाएगा, तो ये कौन सा सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, यानी कि A22 कहलाएगा, ठीक है। तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे, तो इसके रो को ढक देंगे, इसके कॉलम को ढक देंगे। तो 1 2 3 4 एलिमेंट बच गया, 4 7 5 और 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 माइनस 7 पचे 35, यानी कि -15 आ गया। अब माइनर ऑफ किसका निकालेंगे, 4 का। 4 क्या है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो A31 है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, A32 हो गया इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट लेंगे किसका, इसके रो को ढकेंगे और इसके कॉलम को ढकेंगे। तो 4 7 3 और 7 बचेगा, 4 7 और 3 7 बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 चौका 28 माइनस 7 21, यानी कि 7 आ जाएगा, सही ना। तो सभी का हमने सेकंड कॉलम के सभी एलिमेंट का माइनर हमने निकाला। अब कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखो कोफैक्टर ऑफ किसका, A12 का। तो देखो 1 और 2 ऐड करने के बाद कितना आएगा, 3 आएगा। तो आंसर नेगेटिव में होगा, ठीक है। और क्या लिखेंगे, M12 लिखेंगे। तो M12 कितना है, तो देखो माइनर ऑफ A12, तो ये -3 है ना, यही हमारा M12 है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3, तो ये हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोफैक्टर ऑफ किसका, A12 का हो गया, A22 का लिख लेते हैं, A22। तो देखो इन दोनों को ऐड करने के बाद 4 आएगा, 4 एक इवन नंबर है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा किसका, M22 का। तो M22 यही हो गया, -15 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कोफैक्टर ऑफ अब हम लोग निकालते हैं A32 का। तो A32 कैसे निकालेंगे, तो A32 का अगर कोफैक्टर निकालना है तो क्या बोलेंगे, तो A32 ये है, इसका जो माइनर है वो 7 है, तो 3 और 2 5 होता है, तो आगे माइनस हो जाएगा और ये 7, तो ये इसका माइनर और कोफैक्टर हमने निकाला, सही है ना। अच्छा, तो माइनर कोफैक्टर आप निकालना सीख गए। अब हम लोग बात करेंगे कि अब इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब इस पे बात करते हैं। तो आप चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो पहचान नहीं पाता कि A32 कौन है, A11 कौन है। तो इसके लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में पूछ दूं कि बताओ A33 कौन है, तो A33 का मतलब कि थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो कौन हुआ, 1 2 3, थर्ड रो हो गया, और थर्ड कॉलम 1 2 3, यानी कि 5 हो गया A33, ठीक है। किसी ने मान लो पूछा कि A32 बताओ कौन होगा, तो 32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो पे जाएंगे 1 2 3, थर्ड रो पे गए, और सेकंड कॉलम में 4 है, तो 4 हो गया A32, ठीक है ना। इस तरह से आप समझिए।
और किसी ने M12 बोल दिया तो आप समझ लेना माइनर पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट का, M12 का, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट का। अब देखो अब हम लोग ये सॉल्व करना सीखते हैं कि आखिर 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इस पे बात करते हैं। तो देखो यहां पे हम लोग एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं a, हमने इस तरह से नंबर रख दिया, कोई भी आप नंबर रख लो। चलो हम लोग रखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है ना। इस तरह से हमने एक डिटरमिनेंट ले लिया, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होता है वो सुनना। इसको सॉल्व हम 6 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? 6 तरीके से। कैसे? तो इसमें कितना रो है? 1 2 3। किसी भी रो के थ्रू हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कितना कॉलम है? 1 2 3। या फिर हम तीनों कॉलम में से किसी एक कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको सिखाता हूं कि फर्स्ट रो से कैसे इसको एक्सपेंड किया जाता है। तो फर्स्ट रो से अगर आपको एक्सपेंड करना हो, ये रो 1 है ना, ये रो 2 है और ये रो 3 है, ठीक है। तो रो 1 के थ्रू मैं आपको यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करना है तो आपको करना क्या होगा, उन सभी के एलिमेंट को आप लिख लो, ठीक है ना। उन सभी के एलिमेंट को आप लिख लो इस तरह से, A13 लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, इसी को सभी एलिमेंट को उसी एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर से मल्टीप्लाई करना है या कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। माइनस नहीं, कोफैक्टर से। जिस रो के अकॉर्डिंग आप एक्सपैंड करना चाहते हो उस रो को आप लिख लो और उसी के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो उसमें। जैसे A11 इसका कोफैक्टर C11 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर C12 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर C13 हो जाएगा, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दो, तो बस इसी का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। किसी ने बोला सर क्या हम लोग सिर्फ रो 1 से ही इसको एक्सपैंड कर सकते हैं? नहीं, आप रो 2 से भी कर सकते हो। जैसे देखो ये हमने विद रिस्पेक्ट रो 1 कर लिया, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं रो 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं। मान लो अगर रो 2 से आपको एक्सपैंड करना हो तो क्या करोगे, तो जो रो 2 होगा उसी के कोफैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे A21 है तो A21 को मल्टीप्लाई करेंगे C21 से, फिर प्लस। फिर A22 है तो A22 को मल्टीप्लाई करेंगे C22 से, फिर प्लस। फिर A23 है तो A23 को मल्टीप्लाई करेंगे C23 से, ठीक है ना। उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू R2। तो आप कोई एक यूज करोगे, अब ऐसा नहीं कि आप दोनों यूज कर दिए, नहीं, कोई एक। जैसे आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो या तो आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, या तो सेकंड, या तो थर्ड में अगर निकालना तो क्या लिखोगे। जैसे मान लो इस रो से आपको एक्सपैंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे A31 इसके एलिमेंट को लिखेंगे और इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। A32 लिखेंगे और इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर A33 लिखेंगे और इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो हमारा आंसर दे देगा डिटरमिनेंट का। अच्छा, तो इसी में क्या हम लोग माइनर को इन्वॉल्व करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। देखो कैसे, देखो ये जो A11 है, A11 को हमने A11 लिखा, ठीक है ना। जो C11 है तो C11 किसके बराबर होगा? अगर हम लोग माइनर की बात करें तो C11 किसके बराबर होगा? तो आपको पता है C11 का मतलब ये हुआ, Cij का फॉर्मूला क्या होता है कि -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू Mij होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि दोनों 1 1 हो गया, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब M11 के बराबर हो जाएगा। तो C11 M11 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि C12 किसके बराबर होगा, तो ये -M12 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 1 + 2 करने पे ऑड नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A11 तो सही है, C11 को क्या हम लोग M11 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो A12 को हमने A12 लिखा। अब ये जो C12 है इसका जो माइनर होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो माइनर आएगा वो क्या आ जाएगा? -1 - M12 के बराबर होगा।
ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये हो जाएगा A13 और C13 को हम लोग M13 बोल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। उसी तरह से आप इसका भी लिख सकते हो माइनर के फॉर्म में, सही है। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग उसी से बनाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बना रहे थे, इसमें हम लोग माइनर निकाले, कोफैक्टर निकाले। अब हम निकालने जाते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसी में 3 क्वेश्चन था कि माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, सॉल्व भी करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसको हमने डिटर्मिनेंट ए मान लिया। इसमें नंबर दिया हुआ है 497 497 497 357 357 357 545 545 इस तरह से दिया हुआ है। इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे वो देखना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या बोला गया था, पहले आप डिसाइड करो किस रो या किस कॉलम से आप एक्सपैंड करना चाहते हो। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर केस में रो 1 से एक्सपैंड करते हैं, तो आदत हो चुकी है तो इसी से कर लेते हैं। तो रो 1 के थ्रू हम लोग इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो रो 1 के एलिमेंट को लिखेंगे यानी कि 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसी के हम लोग माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो फर्स्ट जो एलिमेंट उसी के माइनर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब इसका माइनर कैसे निकलेगा 4 का, तो इसके रो को ढक दो, इसके कॉलम को ढक दो। तो इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वही इसका माइनर होगा। तो इसका माइनर कैसे निकलेगा, तो 5 into 5 तो 25 और माइनस 4 into 7 तो 28, है ना। डायरेक्ट मैंने एक ही जगह कर दिया। फिर आपको क्या करना है, माइनस का साइन देना है तो आप माइनस का साइन दो। फिर A12 लिखना है तो A12 कितना है 9 है तो 9 लिख दो। फिर M13 लिखना है तो M13 का मतलब इसी का माइनर निकालना। तो माइनर कैसे निकालते हैं, इसके रो को ढक देंगे, इसके कॉलम को ढक देंगे, जो एलिमेंट बच गया उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। तो 3 into 5 तो 15 हो जाएगा। फिर माइनस 5 into 7 तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है ना। फिर क्या है, फिर प्लस है तो हम लोग प्लस का साइन दे देंगे, प्लस का साइन। फिर A13 का मतलब 7 है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट का साइन देंगे। अब देखो M13 का क्या मतलब हुआ कि इसी एलिमेंट का माइनर कैसे निकलता है, रो को ढक देंगे, इसके कॉलम को ढक देंगे। तो जो एलिमेंट बच गया इसके हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 3 into 4 कितना हो जाएगा 3 into 4 यानी कि 12 माइनस 5 into 5 25। बस अब इसको सॉल्व कर दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4 into 25 माइनस 28 तो माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 9 into 15 माइनस 35 तो माइनस 10 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा प्लस में, और 12 माइनस 25 तो 13 आ जाएगा। 7 into माइनस 13। इसको और सॉल्व कर दें, 4 3 12 यानी कि माइनस में हो जाएगा, प्लस में 90 हो जाएगा, और माइनस में 13 7 7 21 से बाकी 2 91 हो जाएगा, है ना। तो 9 प्लस 90 माइनस 91 तो ये माइनस का 1 बचेगा, यानी माइनस का 13 इसका आंसर आ जाएगा, इसका वैल्यू। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा कैलकुलेशन सही है ना, क्योंकि इसमें गलती क्या होता है कि जोड़ घटाव में गलती हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया 77। 77 आ गया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 77 यानी कुछ गड़बड़ हुआ होगा, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। 497 497 357 545 बिल्कुल सही है। अच्छा 2 का फर्स्ट था, 2 का फर्स्ट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 77 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 और इसके रो को कॉलम पर ढक देंगे तो 25 माइनस 28 हो जाएगा। फिर माइनस 9 इसके रो कॉलम पर ढक देंगे तो 15 और माइनस 35 हो जाएगा। फिर प्लस 7, ठीक है, रो कॉलम पर ढकेंगे 4 3 12 माइनस 25, ठीक है। तो 25 माइनस 28 तो माइनस 3 बचेगा, और माइनस का 9 15 और 35 है क्या बचेगा, अच्छा यहाँ 20 होगा, है ना, यहाँ पे 20 होगा। 15 माइनस 35 तो 20 बचेगा ना, सही ना, माइनस 20 बचेगा, सही है। अच्छा 9 दूनी 18 यानी प्लस में 180 हो जाएगा। यहाँ पे ये मिसप्रिंट था, 180 हो गया। तो मैंने आपको बोला कि जोड़ घटाव मिस्टेक हो सकता है। तो 180 माइनस 9 तो माइनस 12, और कितना हो जाएगा माइनस 12 माइनस 91 को एक साथ कर देते हैं तो 180 और माइनस में कितना हो जाएगा 2 1 3 और 9 1 10 103 हो जाएगा, ठीक है। तो 103 180 माइनस 103 करेंगे तो 77 आ जाएगा। 7 3 10 जो बाकी 7 1 8, ठीक है ना, सही है। तो इतना आ गया, ये इसका आंसर हो गया। तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू को आप डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो डेल्टा से डिनोट किया जाता है डिटर्मिनेंट के वैल्यू को, ठीक है। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है। चलो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का और कर लेते हैं।
चलो मैं इसको मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखना है ना, इसी फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन कर लिया करेंगे, आसानी से बन जाएगा। चलो इसी का दूसरा नंबर कर लेते हैं, 2 का 2 नंबर। 2 का 2 नंबर देखो, इसमें लिखा है 1 to 4, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 to 4, 1 to 4, 139, 139 और 1 4 16, 1 4 16। इसने बोला कि इसमें माइनर निकालिए, कोफैक्टर निकालिए और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। लेकिन उसने ये बोला है कि आप सेकंड कॉलम का माइनर और कोफैक्टर निकालिए, ठीक है। तो सेकंड कॉलम का निकालते हैं, देखो तो माइनर ऑफ, तो डायरेक्ट मैं लिख दूं कि ये कौन सा प्लेस है, तो ये है 1 2 है, तो इसको M12 बोलेंगे। M12 कैसे निकलता है, तो इसके कॉलम को, इसके रो को ढक देंगे, तो 1 9 1 16 है ना, ऐसे लिख देंगे 1 9 1 और 16। इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे, तो 16 माइनस 9 तो 7 आ जाएगा। अच्छा M12 हो गया, ये क्या है 2 2 है, M22 कैसे निकलेगा, तो इसके रो को इसके कॉलम को ढक देंगे, तो 1 4 1 16, तो 1 4 1 और 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 और माइनस 4 यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं मिटा दूं। अब देखो, अब यहाँ पे M22 हो गया, अब इसको इसका माइनर निकालेंगे, तो ये कौन है, तो ये 32 है, M32 कैसे निकलेगा, इसके रो को इसके कॉलम को ढक देंगे, तो 1 4 1 9 बचेगा, तो 1 4 1 और 9 सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 4 यानी कि 5 आ जाएगा। तो इन सभी के माइनर को हमने निकाला। अब कोफैक्टर निकाल लेते हैं, तो C12 निकालते हैं। तो C12 क्या होता है कि 1 और 2 ऐड करने पर 3 आएगा, तो 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। और M12 की वैल्यू लिख देंगे, तो M12 7 है, तो माइनस 7 हो गया। अच्छा C22 निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 2 + 2 4, इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, तो M22 लिख देंगे, तो M22 12 आ जाएगा। फिर कोफैक्टर ऑफ 3 2 कैसे निकालेंगे, 3 + 2 5, 5 ऑड है तो नेगेटिव आंसर देगा, और M32 का वैल्यू यानी कि 5 हो जाएगा। तो ये इसका कोफैक्टर हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम लोग डेल्टा से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले डिसाइड कर लो किस रो या किस कॉलम से आप निकालना चाहते हो। तो देखो, आप चाहो तो सेकंड कॉलम से भी आप इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हो। क्या करना होगा, तो इसके कॉलम के एलिमेंट को लिखेंगे, जैसे 2 हो गया, 3 और ये 4, इस तरह से हमने लिखा, ठीक है। फिर क्या करना है, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो बताओ इसका कोफैक्टर कितना है, तो इसका कोफैक्टर -7 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -7 से, फिर बीच में प्लस का साइन देंगे। फिर देखो ये एलिमेंट है, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का कोफैक्टर कौन सा आएगा 1 2, तो इसके कोफैक्टर को हमने इससे मल्टीप्लाई करा, ठीक है ना। फिर बीच में प्लस देंगे। फिर यहाँ पे देखो 4 है, इसके कोफैक्टर -5 है, तो इनटू में -5 कर देंगे। तो बस ये इसका सॉल्व कर दो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगा, तो -14 और +36 और -20 आ गया। तो क्या बोलेंगे, 36 प्लस में और ये दोनों ऐड हो कितना हो जाएगा, -34 आ जाएगा। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा कैलकुलेशन सही है। 2 का 2, तो डेल्टा इसका 2 आएगा, सही है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर मान लो कि नहीं, हम चाहते हैं कि R1 से निकालना चाहते हैं, R1 से इसको एक्सपैंड करना चाहते हो, तो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से। देखो R1 से सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ये R1 है, इसके थ्रू मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसके एलिमेंट को लिखो 1, ठीक है ना। अब इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना, तो इसका कोफैक्टर जो होगा A11 है, तो पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, तो पॉजिटिव में आएगा, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसको इसके कॉलम को ढक दो, इसके रो को ढक दो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, कितना आ जाएगा
16 3 48 यानी 48 और माइनस 9 चौके 36, ऐसा हो गया। फिर इसका जो कोफैक्टर होगा वो रिजल्ट नेगेटिव में देगा, तो आगे नेगेटिव रख लेते हैं, और इनटू में 2 है तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं। उसके बाद इसके कॉलम को, इसको रो को ढक देंगे, तो 1 9 1 16 है, तो 1 इंटू 16 तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 9, फिर प्लस, क्योंकि इसका जो कोफैक्टर आएगा प्लस में आएगा तो यहाँ पे प्लस का साइन दे दिए। अब यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे। अब इसके कॉलम को, इसके रो को ढक देंगे, तो 1 3 और 1 4 बच रहा है, तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, फिर माइनस 1 इंटू 3 तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 48 माइनस 36, तो 8 4 12 बच जाएगा, है ना, 6 2 8 और 3 1 4, सही है, माइनस 9 7 16 यानी 7 2 14 हो जाएगा, और फिर प्लस में आ जाएगा 4 में 3 1 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 4 16 माइनस 14 यानी कि 2 आ जाएगा। तो आप देखो, है ना, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, बस ध्यान रहे कि जिस रो से आप एक्सपैंड करना चाहते हो उसी रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये तरीका था हमारा 3x3 डिटर्मिनेंट के सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे देखो इसका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, इसमें ये पूछा है 2 नंबर का जो तीसरा क्वेश्चन है, उसमें लिखा है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12 का कोफैक्टर निकालना है, तो 2 माइनस 3 5 और लिखा है 604 और 1 5 और माइनस 7, इसमें कोफैक्टर निकालना है किसका, A12 का, कोफैक्टर ऑफ A12 कोफैक्टर निकालना है। तो पहले आप डिसाइड करो कि A12 का क्या मतलब है। तो A12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये हुआ, सेकंड कॉलम मतलब ये हुआ, यानी कि माइनस थ्री का कोफैक्टर बताना है। तो M13 1 और 2 है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ऐड करने पर 3 आएगा, 1 और 3 1 2 कितना होगा 3, और 3 एक ऑड नंबर है तो रिजल्ट माइनस में आएगा। और M12 की वैल्यू लिखेंगे, तो M12 कैसे निकालेंगे, माइनर कैसे निकालेंगे, इसके कॉलम को, इसको रो को ढक देंगे, इसके डिटरमिनेंट को निकालेंगे 6 4 1 माइनस 7, तो क्या लिखेंगे 6 4 और 1 माइनस 7। आप डायरेक्ट सॉल्व करके भी लिख सकते हो, तो इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 6 इंटू माइनस 7 माइनस 42, फिर माइनस 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, तो माइनस 46 ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस 46 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप चेक कर लो इसका आंसर। दूसरा का तीसरा 46 बिल्कुल सही आंसर है ना। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो देखो अब जो क्वेश्चन आ रहा है सबका माइनर और कोफैक्टर लिखना है। ठीक है, तो देखो 2 क्रॉस 2 कार्ड है, तो माइनर कैसे निकालेंगे, है ना, इसको भी देख लेते हैं। अभी हम लोग एक तरीका भी पढ़ेंगे कि 3 क्रॉस 3 का जो डिटरमिनेंट होगा उसको बहुत ही फास्ट हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, है ना, फास्ट कैलकुलेशन करना, तो उसके लिए हमें क्या सीखना होगा, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर, इसमें लिखा 5 माइनस 10 और 0 और 3। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। ये जो डिटरमिनेंट है इसके सभी एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर लिखना है। तो देखो ये क्या है, A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है। तो पहले हम लोग इसका कोफैक्टर माइनर निकालते हैं, तो M11 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसके रो इसके कॉलम को ढक दो, तो बचा तो सिर्फ एक ही एलिमेंट, तो बस आप इसी नंबर को लिख दो, हो गया। अच्छा M12 निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 2 ये हो गया, तो इसके कॉलम इसके रो को ढक दो, तो सिर्फ 0 बच गया, तो 0 लिख दो, सही है ना। ये क्या है 21 है, ये तो M21 निकालेंगे, तो इसके कॉलम इसके रो को ढको, तो क्या बचेगा -10, तो -10 हो गया। अच्छा M22 निकालेंगे, तो ये रहा, तो इसके रो इसके कॉलम को ढक देंगे, तो सिर्फ 5 बचेगा, तो 5 हो गया, है ना, ये माइनर हो गया। अब कोफैक्टर की बात कर लेते हैं, C11 C12 C21 और C22 पे बात करते हैं। पहले तो आप बताओ कौन सा माइनस आएगा कौन सा प्लस आएगा, तो 11 वाला पॉजिटिव आएगा, 13 वाला नेगेटिव आएगा, 21 नेगेटिव
1 2 नेगेटिव आया, 2 1 भी नेगेटिव आएगा, 2 1 3 हो जाएगा और ये पॉजिटिव में आएगा। तो C11 यहाँ पे M11 लिखेंगे तो M11 3 है तो ये 3 आ जाएगा। ये कितना जाएगा, -0 का मतलब सिर्फ 0 आ जाएगा और ये -10 है या माइनस पहले से तो ये हो जाएगा -10 का मतलब 10 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कोफैक्टर, सही ना। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना हो तो लिखेंगे डेल्टा। कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस और 0 है ना, तो ये आ जाएगा 15, सही है। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट भी निकाल दिए, कोफैक्टर भी निकाले, माइनर भी निकाले। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 0 माइनस 10, 3 0 माइनस 10 और 5 है, ठीक है। अगला है कोफैक्टर 3 0 10 5, 3 0 10 और 5 बिल्कुल सही है। अच्छा डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना था, हाँ निकालना था, 15 आ गई। तो ये हुआ, हम लोग क्या देखें कि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, तो इसका माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाले ये भी हम लोग सीखे। अच्छा इसका जो दूसरा तीसरा चौथा है ये तो आप लोग खुद से भी बता सकते हैं, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो ये आप खुद से बना लोगे। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ठीक है, कि हम लोग 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट को बहुत ही जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक तो हम लोग आपको फैक्टर वाला रूल से हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, है ना। एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। देखो मान लो क्वेश्चन नंबर 3 का ही हम उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो मैं एक तरीका बताता हूं आपको, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो उसको बोलते हैं सारस डायग्राम। सारस डायग्राम ये क्या होता है, सारस डायग्राम हम लोग यूज करते हैं क्या निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। होता क्या है इस पे बात करते हैं। देखो आप मान लो कि कोई आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ 3 क्रॉस 3 का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह से आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो सारस रूल ये कहता है या सारस डायग्राम ये कहता है कि आप लोग ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसको तो आप पहले लिख लो, A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना, इसको हमने लिख दिया। अब आपको फर्स्ट 2 कॉलम को यहां कॉपी कर लेना है, फर्स्ट 2 कॉलम को यहां पे कॉपी कर लो। जैसे A11 तो A11 A21 A31 A31, अगला है A12 A22 और A32, ये हमने कॉपी कर दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, जो इसका मेन डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, वो कौन है प्रिंसिपल डायगोनल, तो ये है इसका प्रिंसिपल डायगोनल, है ना। इसके एलिमेंट को लेना है आपको, फिर प्लस में इसके एलिमेंट को लेना है, फिर प्लस में इसके एलिमेंट को लेना है, बस 3 डायगोनल इस तरह से लेना है। पहला मेन डायगोनल आपको लेना है, इसके बाद वाला, फिर इसके बाद वाला, बस। तो इसके एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे, तो बोलो A11 A22 A33, तो यहां पे लिखेंगे A11 A22 A33, ठीक है ना। बीच में क्या देंगे हम लोग, प्लस, फिर A12 A23 A31 A12 A23 A31, फिर बीच में प्लस, फिर A13 और इंटू A21 इंटू A32, ये हमने लिख दिया। अब आपको माइनस का साइन देना, क्या माइनस करना वो सुनना। अब आपको इसका जो मेन डायगोनल है इसका अपोजिट वाला, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल 1 2 और ये 3, इस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दो। बोलो क्या क्या लिखेंगे, A31 A22 A13, तो A31 A22 और A13, ठीक है ना, फिर बीच में माइनस, फिर A32 A23 A11, तो A32 फिर A23 और फिर A11, फिर माइनस में, फिर A33 A21 A12 A33 A21 और A12 A12, ये आ गया, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या देखो, ये 3 चीजें प्लस में है और ये तीनों माइनस में है। तो ये जो प्लस वाला ये कैसे है, ये जो मेन डायगोनल है वो वाला है ना, पहले इस ऑर्डर में लिखेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करके प्लस में,
और फिर इस वाले जो ऑर्डर में लिखेंगे उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे। तो बस ये हो गया आपका रूल, यही आपका सारस डायग्राम। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे मान लो कि 3 का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर आप मान लो सारस रूल से आप बनाना चाहते हो, तो 1104 लिखा हुआ है, 104, 35 माइनस 1, 35 माइनस 1, ठीक है, और 012, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक बार मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको दोनों तरीके से बना के दिखाता हूं, एक जो हमारा सिंपल तरीका है वो, और एक हम लोग सारस मेथड से बनाएंगे। तो पहले हम सिंपल मेथड से बना के देखते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू, देखो क्या है, आप रो वन से सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करोगे, इस एलिमेंट को लिखोगे, फिर इसके आपको फैक्टर को लिखोगे। तो इसका को फैक्टर क्या है, इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, 5 इंटू 2 10 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, है ना। इसका जो कोफैक्टर वो नेगेटिव में आएगा तो -0 लिख देंगे, है ना। इसके ब्रैकेट में जो भी लेंगे 0 ही हो जाएगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ। कॉलम और रो को ढक देंगे, 3 इंटू 2 6 और फिर प्लस में 0 हो जाएगा। फिर यहाँ बोलो प्लस में इसका जो कोफैक्टर प्लस में आएगा तो 4 आ गया। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढक दो, 3 1 जा 3 और -0, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये 10 प्लस 1 11 और फिर ये तो 0 हो गया, और 4 3 जा 12 प्लस 12 तो कितना आ गया, 20 और 3 23 23 आ गया, सही ना। तो ये हमारा सिंपल तरीका था। अब देखो सारस मेथड का यूज करना तो क्या करेंगे, इस तरह से आपको लिखना है 104 और 3 5 माइनस 1, है ना, थोड़ा अच्छे से लिख दो ताकि सही से दिखे, 4 माइनस 1 और 0 1 एंड 2, ठीक है ना। क्या करना तो सारस डायग्राम में कि जो फर्स्ट 2 कॉलम है इसको कॉपी कर देना, तो यहाँ पे आप कॉपी कर दो, किसको लिखोगे आप 1 3 0 फिर 0 5 1, ठीक है ना। आप क्या करना, जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल को आप देखो, ये रहा मेन डायगोनल, 1 2 और 3, इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके प्लस में लिखना है, ठीक है। तो बोलो 1 इंटू 5 5 इंटू 2 10, ठीक है, इतना आ गया। फिर प्लस में देना, फिर 0 इंटू माइनस 1 0 और 0 इंटू 0 0, फिर प्लस 4 इंटू 3 12 12 इंटू 1 12 आ गया, फिर माइनस। फिर क्या करना है, जो मेन डायगोनल का अपोजिट वाला डायगोनल, ये डायगोनल है ना, इस पे ध्यान देना है। तो 4 इंटू 5 20 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर ये डायगोनल 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 तो -1 यानी कि प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन देंगे, और फिर ये डायगोनल 3 ही लेना है, 0 इंटू 3 0 0 इंटू 2 0, इसको सॉल्व कर दो, 10 और 10 और प्लस 1 11 11 प्लस 12 11 प्लस 12 कितना 23, तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो ये रहा हमारा सारस डायग्राम का यूज करके, और ये रहा हमारा जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है उससे। आपको जो सही लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बना के दिखा दूंगा, सही ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।